अरे रहने दो। कल हमने पढ़ा था कॉपर का क्या, कॉपर के अयस्क का भर्जन कराए थे, यही कराए थे। भर्जन में हम भर्जन कहाँ कराए थे, परावर्ती भट्ठी में, और वहाँ से हमको मिला था कॉपर ऑक्साइड, यही प्राप्त हुआ था। अब इस कॉपर ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, परागलन कराते हैं। परागलन में क्या होता है, जो परागलन प्रोसेस क्या होता है, इसमें वात्या भट्ठी लेते हैं। वात्या भट्ठी को हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या चीज़ होता है। तो ये लगभग 6 से 8 मीटर लंबी एक क्या होती है, भट्ठी होती है। वात्या भट्ठी लगभग 6 से 8 मीटर होती है लंबी। मिनिमम है 6 या 5 मीटर बनाई जा 6 मीटर बनाई जा सकती है। मैक्सिमम कितनी होती है, 8 मीटर की होती है। स्टील की बनी होती है। बहरहाल किनारे किनारे स्टील लगा होता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है ईंट लगे होते हैं। ये नीचे भी दिखाया गया, ये क्या है, ईंट लगाया गया, ठीक है। तो ऐसे अंदर भी ईंट लगे होते हैं। और इसमें एक ज्वलनशील क्या रखा जाता है, पदार्थ यानी ईंधन रखा जाता है। जैसे ईंधन के रूप में क्या ले सकते हो, कोयला, ठीक है। तो ये भट्ठी जो होती है ये 6 से 8 मीटर, अगर इसका व्यास देखा जाए मतलब कितना चौड़ा होता है, 1 से 1.5 मीटर तक होता है, यानी 1.5 मीटर तक ही चौड़ा होता है। 6 से 8 मीटर लंबा, सोच सकते हो कितना लंबा जाएगा, ठीक है। तो उतनी लंबी भट्ठी होती, क्योंकि यहाँ कॉपर का ऐसा था नहीं एक आख मुट्ठा आपका कॉपर का इसका सांद्रण या फिर वो भर्जन या परागलन कराना रहता है। बहुत ढेर सारे अयस्क होते हैं, तो उसको इस बड़ी सी भट्ठी बनाई जाती है। इस बड़ी से भट्ठी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में करना है तो बड़ी भट्ठी की ज़रूरत पड़ेगा ही। तो ये 6 से 8 मीटर लंबी, 1 से 1.5 मीटर क्या होती है, चौड़ी होती है भट्ठी होती है, इतनी व्यास वाली होती है। सामने फिगर दिखाया गया है। ये किनारे किनारे स्टील लगे होते हैं, अंदर की तरफ क्या लगे होते हैं, ईंट की बनी होती है, ठीक है। ताकि वो क्या नाम है, क्योंकि ईंट जो होता है, और ऐसे ईंट होते हैं जो टेम्परेचर को या ताप को सह सकें। ऐसे ईंट इसमें लगाए जाते हैं कि आपको इसके टेम्परेचर को क्या कर सके, सह सके। अब उस पीछे बताए थे टेम्परेचर कितना होता है लोहे वाले में, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 2200 तक होता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये क्या नाम है, वहाँ तक के यदि टेम्परेचर को सह ले जाते हैं तो आपका ऐसे ही ईंटों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, अंदर की तरफ लगाया जाता है। नीचे भी कुछ ईंट लगे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो ऊपर से हम डालते हैं भर्जन क्रिया से प्राप्त अयस्क। अब भर्जन क्रिया से तमाम अयस्क प्राप्त हुए थे। एक तो FeS आया था प्लस Cu2S आया था। दूसरी चीज़, जब इसको हम रिएक्शन कराए थे ऑक्सीजन से तो FeO और प्लस क्या बना था, Cu2O, कॉपर गलांस, फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, या फिर इसी को क्या कहते हैं, क्यूप्राइट, ठीक है। तो ये चीज़ आपके बने थे। अब इनको क्या करते हैं हम भट्ठी में ऊपर से क्या करते हैं, डालते हैं, लेकिन किसके साथ, कोक यानी कार्बन और प्लस सिलिका यानी SiO2 के साथ डाला जाता है, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है, जब ये धीरे धीरे भट्ठी में आते हैं, इसका टेम्परेचर वैसे ज़्यादा ही होता है, और यहाँ से हम प्रवाहित करते हैं, ट्यूबवेल लगा होता है, मतलब इसके माध्यम से इसमें वायु भेजी जाती है। एक तरफ से गर्म वायु जाती है, एक तरफ से क्या भेज सकते हो, ठंडी भेज सकते हो, लेकिन वायु आपका भट्ठी में जाते समय क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। होता क्या इसमें, देखो अगर जो फेरस जो आपका कॉपर ऑक्साइड बना था, कहाँ से बना था, भर्जन से। जब भर्जन कराए थे तो क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड। वो कॉपर ऑक्साइड जो फेरस सल्फाइड की अशुद्धियों से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कॉपर गलांस यानी कॉपर सल्फाइड और प्लस FeO यानी फेरस ऑक्साइड बना लेता है। अब और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हम ऑक्सीजन भेजते हैं उससे ऑक्सीजन से FeS अगर क्रिया करता है, अगर मान लो Cu2O से क्रिया करता है, तब तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा या क्यूप्रिक सल्फाइड बन जाएगा, और प्लस FeO यानी फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। अगर मान लो उसमें जो ऑक्सीजन भेज रहे हो इधर से, उससे रिएक्शन किया, तब भी वही क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। और गैस होता है, गैस ये इस माध्यम से क्या, यहाँ खाली जगह होती है, खुला स्थान होता है, तो वहाँ से गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। बचा जो आपका ये जो FeO बना यहाँ से या फिर यहाँ से, SiO2 से क्रिया करके क्या बना लेता है, FeSiO3, इसको कहते हैं फेरस सिलिकेट, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, धातुमल बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ऊपर तैरता रहता है, ऊपर तैरता रहता है, इसको इस नली द्वारा क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जबकि ध्यान देना, जो फेरस सल्फाइड है
और प्लस जो क्यूप्रिक सल्फाइड है, इन दोनों को मिश्रण को हम कहते हैं कॉपर मैट। पूछता है पेपर में कॉपर मैट किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड इन दोनों को मतलब इन दोनों का समूह क्या कहलाता है, कॉपर मैट, या फिर इसी को कच्चा कॉपर बोलते हैं। ये मतलब कच्चा करके होता है, तो इसको चाहे इस नाम से जानो या कच्चा धातु बोलते हैं, ठीक है। तो इस नाम से बोलो या फिर कॉपर मैट। पेपर में पूछ सकता है कॉपर मैट किसे कहते हैं, तो ये FeS और Cu2S दोनों का आपका मिश्रण क्या कहलाता है, कॉपर मैट कहलाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, Cu2 ऊपर से आया S, ठीक है। FeS कहाँ से आया, तो FeS इसी भर्जन में मतलब S से जो प्राप्त था, ठीक है, दोनों था वहाँ, FeS भी था और Cu2S भी था, ठीक है। तो इन दोनों का ही मतलब मिश्रण ही क्या कहलाता है, आपका कॉपर मैट कहलाता है, और या फिर इसी को कच्ची धातु तो करके बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर मैट या कच्ची धातु पेपर में पूछे तो इसी FeS प्लस Cu2S यही दोनों क्या कहलाएंगे, कॉपर मैट या फिर कच्ची धातु कहलाते हैं। ये क्या होता है, ये जाके कहाँ चाहे बैठ जाता है, एकदम नीचे बैठ जाता है। इसके ऊपर क्या रहता है, धातुमल, ये तैरता रहता है, लिक्विड होता है, ठीक है। ये ऊपर क्या, ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा हीट कर दोगे तो भी लिक्विड में बन जाएंगे, मतलब लिक्विड में ढल जाएंगे। लेकिन ये नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसके ऊपर कौन रहता है, ये धातुमल, तो ये जो नीचे बैठा रहता है इसको कॉपर मैट कहते हैं। मैट को क्या कर लेते हैं, नीचे नली लगी होती है, इसके माध्यम से क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। और धातुमल को निकालने के लिए एक दूसरी नली लगी होती है, उसको ऊपर से बाहर निकाल लेते हैं। धातुमल मतलब समझ ही रहे हो, ये बेकार की चीज़ें होती हैं, इनका कोई काम नहीं होता। हमको चाहिए कॉपर मैट की ज़रूरत है। अब इसका आगे क्या करेंगे, तो आगे अगला टॉपिक रहेगा बेसेमरीकरण, उसमें ले जाए कि इसको बढ़िया से बेसेमरीकरण कराएंगे। वहाँ पर क्या होगा, आपको कॉपर प्राप्त हो। यहाँ पर जो कॉपर प्राप्त होता है वो 50% कॉपर होता है। ये इस विधि में जो कॉपर आएगा, अगर पूछा जाए कितना परसेंट होता है तो आंसर दो कितना, 50%। बाकी उसमें क्या मिली होती है, अशुद्धियाँ भी होती हैं, ठीक है। 100% करने के लिए अभी 2 ही टॉपिक है, उन दोनों पढ़ेंगे तो वहाँ लगभग 100 बोल सकते हो, 99.9 या 98-99% शुद्ध होता है। एकदम प्योर तो कोई चीज़ हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो अगर अयस्क के रूप में है तो एकदम प्योर ना कर पाओगे, ठीक है। तो हाँ, 99.9 का मतलब लगभग प्योर है पूरी तरह से, ठीक है। तो 50% यहाँ कॉपर प्राप्त होगा। अगर पूछा जाए पर्गलन से प्राप्त कॉपर कितना % शुद्ध होता है, तो 50% रहता है। इसके बाद अब इससे कराएंगे, इसमें 50% कॉपर होता है, बाकी ये सब क्या होती है, सल्फाइड वल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। अब इसका क्या कराएंगे, बेसेमरीकरण कराएंगे, उसमें दूसरा रिएक्शन होगा, ठीक है। वहाँ पर कॉपर प्राप्त होगा, तो वहाँ और कुछ ज़्यादा शायद 80-90% जाता है, ठीक है। तो उसको अभी आगे देखेंगे। तो इसी के रूप में जो सल्फाइड के रूप में है, अभी इसी को हीट सीट कर देंगे तो वहाँ पूरी तरह से अशुद्धियाँ भी इसमें मिली हुई हैं। अशुद्धियाँ जो सल्फाइड की अशुद्धियाँ अभी बेसेमरीकरण में पूरा दूर हो जाएगा। वहाँ पूरा आपका क्या केवल मिलेगा, कॉपर मिलेगा, ठीक है। वो भी एकदम शुद्ध नहीं होता, 90-90% तक होता है। वहाँ भी उसको लाइए फिर हरी बास की बताए थे, बल्ली उल्ली द्वारा हिलाया जाता है गर्म कई, तो वहाँ एकदम प्योर प्राप्त हो जाता है, उससे ज़्यादा प्योर नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, परगलन में इतना रिएक्शन, 3 रिएक्शन याद करना है। FeS Cu2, FeS कहाँ से आया, भर्जन से प्राप्त अयस्क डालने उसमें होगा ही। Cu2O से अगर क्रिया करा तो FeO प्लस Cu2S बनेगा। लेकिन एक चीज़ और, ऑक्सीजन डाल रहे हो, अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तब भी वही बनेगा, FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब FeO जो होता है, ऊपर से हम सिलिका भी डालें हैं अलग से, सिलिका का मतलब SiO2, ठीक है। सिलिका ऑक्साइड डालें तो इससे क्रिया करके फेरस क्या बना लेता है, सिलिकेट बना लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं। ऊपर से बाहर निकाल लिया जाता है क्योंकि ऊपर लिक्विड रहता है, तैरता रहता है। नीचे जाके कॉपर मैट यानी FeS और प्लस क्या बन जाता है, Cu2S। इन दोनों का गलित मिश्रण आपका बन जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कॉपर मैट या कच्ची धातु कहते हैं। ये नीचे एकदम बैठ जाता है, तो नीचे से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर धातुमल तैरता रहता है, ऊपर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इतने रिएक्शन इसमें, और कुछ है नहीं, ठीक है।